हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ब्रजेश कुमार पर। आज जो है हम 12 क्लास के फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक जो कि 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें और अपने एग्जाम को बेहतर बनाएं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन कहता है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आवेश के पृष्ठ घनत्व कहते किसको है। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। जिसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। जिसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? सॉरी सिग्मा के द्वारा नहीं, बल्कि रो के द्वारा सूचित किया जाता है। रो के द्वारा सूचित किया जाता है अर्थात रो इक्वल टू आवेश बटे क्षेत्रफल। तो आवेश को हम सी के द्वारा सूचित करते हैं, क्यू के द्वारा सूचित करते हैं। सी होता है यानी कूलम, उसका मात्रक होता है, और क्षेत्रफल को ए के द्वारा, यानी कि आवेश का जो मात्रक होता है कूलम होता है, और एम्पियर का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर में कहते हैं मापते हैं। तो हमारा रो इक्वल टू क्या निकल गया? सी, यानी कि कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो क्वेश्चन कहता है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जो कि हमें ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा था। हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वह होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी Q प्रति एप्सिलॉन नॉट होता है। अब कहता है प्लस 3 नंबर क्वेश्चन है, +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश आयु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो हम निकाल के बताते हैं कि निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो 3 नंबर का जो हम सॉल्यूशन करते हैं, मान लेते हैं एक कोई पिंड है और एक भी कोई पिंड है। इस पर +Q चार्ज और इस पर भी, मतलब इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं। अब जो है Q1 का मान हमको दिया हुआ है। Q1 का मान जो है +10 माइक्रोकूलम। तो एक माइक्रो बराबर जो होता है वह होता है 10 की पावर
-6 कूलम माइक्रो कूलम। एक माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है 10⁻6 कूलम। तो यहाँ पर हो जाएगा एक यहाँ ना कुछ तो एक है, तो गुना में पावर क्या था मतलब बेस समान रहने पर गुना में पावर क्या था जुटता है। तो इस प्लस -6 और एक यानी घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 कूलम। अब Q2 निकाल लेते हैं। Q2 जो है -10 माइक्रो कूलम है, तो -10 माइक्रो कूलम गुना 10⁻6 कूलम। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -10 -5 यानी -10 की पावर -5 कूलम। ये हमारा Q1 और Q2 निकला। और R का मान भी हमको दिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी R है इसका भी मान हमको दिया हुआ है। वह दिया हुआ कितना है 40 सेंटीमीटर। हम इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग देना होगा। तो हम 100 से भाग देंगे तो हमारा जो निकल जाएगा 0.0 कैंसिल, तो 0.4 मीटर। अब हम जो यहाँ से निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U = 1/4πε0 गुना Q1 × Q2/R होता है। तो R होता है, तो 1/4πε0 का मान जो होता है वो होता है 9 × 10⁻9 गुना Q1 का मान हमें निकला है कितना निकला 10⁻−5 कूलम, और Q2 का मान हमें कितना निकला -10⁻5 कूलम। अब बटे में हम क्या लिख सकते हैं 0.4। तो अब जो है यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे तो क्या होगा 10 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 × 10 यहाँ पर हम 90 लिख देते हैं गुना 10⁻9 गुना प्लस माइनस बेस समान है तो क्या होगा पावर जुड़ जाएगा, तो -5 -10 हो जाएगा। या तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 90/4 गुना 10⁻9 और -10 की पावर माइनस को हम शुरू में ही लिख देते हैं। माइनस क्या करते हैं हम शुरू में ही लिख दिए। तो अब यहाँ पर जो बेस समान है तो क्या आ जाएगा पावर जुड़ जाएगा, तो 9 में से -10 जाएगा तो -1 बचेगा। तो -1 बचेगा। तो अब क्या होगा हम -1 को यानी नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करते हैं इसको नीचे ले जाते हैं। तो क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा 4 × 10 तो 0 0 कैंसिल। अब जो बच गया हमारे पास जो बच गया यहाँ पर 9 इसका भाग देंगे तो आएगा -2.25 जूल। तो हमारा जो आंसर हो गया वह क्या होगा -2.25 जूल हो गया। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -2.25 जूल हो जाएगा, जो कि हमें सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। जो कि हमें कितने नंबर ऑप्शन में दिख रहा है सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो व्यंजक होता है वह 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब कहता है यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। इसे भी हम निकाल लेते हैं संधारित्र की धारिता क्या होगी। मान लीजिए ए एक प्लेट है और बी एक प्लेट है। इस पर प्लस Q आवेश चार्ज है, इस पर -Q आवेश चार्ज है। तो प्लस Q आवेश चार्ज होने के पर इस पर क्या प्लस यानी कि धन आवेश वितरित होगा और इस पर माइनस ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज क्या होगा वितरित होगा। और यहाँ से यहाँ तक कोई संधारित्र यानी कि धारिता क्या होगा कोई कार्य किया होगा, तो कार्य करने में कुछ ना कुछ ऊर्जा जो होगा वह क्या होगा संचित हुआ होगा। तो कार्य बराबर जो हो जाएगा
कार्य बराबर संचित ऊर्जा, कार्य बराबर संचित ऊर्जा। क्योंकि अगर कोई काम हुआ होगा तो कुछ ना कुछ ऊर्जा लगा होगा, तो वही ऊर्जा जो है क्या होगा, कार्य के बराबर यानी कि संचित ऊर्जा के रूप में रहेगा। और वही संचित ऊर्जा किसके बराबर होगा, कार्य के बराबर। तो कार्य को हम W से सूचित करते हैं और संचित ऊर्जा को U से। तो U बराबर हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, 1/2 Q² बटे कूलम, या 1/2 CV² भी होता है, या 1/Q इंटू V भी होता है। ये तीनों फार्मूला जो है संचित ऊर्जा का ही है। तो अब जो हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, यानी कि गिवन है, यानी कि दिया गया है V 100 वोल्ट, V जो हमें 100 वोल्ट दिया गया है, U हमें 1 जूल दिया गया है, 1 जूल दिया गया है, C हमको निकालना है, C हमको क्या करना है, निकालना है। तो इनमें से हम कौन सा फार्मूला सेट कर रहा है, यानी कि U = ½ CV²। तो U = ½ CV² क्या कर रहा है, हमें सूट कर रहा है। तो U का मान भी हमें दिया गया है, कितना है, 1 जूल। U का जो मान है कितना है, 1 जूल है, और ½ C हमको निकालना है, और V यानी कि वोल्ट 100 वोल्ट है। C V का जो मान है वह 100²। हमें चाहिए C, तो ये भाग में इधर जाके गुना में, तो गुना में हो गया, इधर बच गया क्या, C गुना 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10,000। तो 10,000 अब इधर क्या हो जाएगा, 2/10,000 = C। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C = जो है, C = 2/10⁴ लिख सकते हैं। इसीलिए C अगर इसका हम ऊपर लेके जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 10⁻⁴। तो हमारा C का जो मान निकला 2 गुना 10⁴, जो कि हमें B नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, 2 गुना 10⁻⁴ फैराडे। क्या आ जाएगा, फैराडे। अब जो कहता है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। तो स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का जो प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान जो है वह दुगुना हो जाता है। वह क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दुगुना, यानी कि B नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अब कहता है 7 नंबर क्वेश्चन है कि 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। तो उनकी सम्मिलित शक्ति जो होती है, एक तरह से हमसे कुल शक्ति पूछा गया। तो कुल शक्ति बराबर जो एक फार्मूला होता है हमारे पास दिया गया है, क्या क्या, कि 7 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है इसको सोल्यूशन में, कि P यानी कि एक P1 दिया गया 60 वाट का एक बल्ब है, और P2 हमको दिया गया एक 40 वाट का बल्ब है। अब कहता कि यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति, यानी कि PM से एक तरह से पूछ रहा है कि सम्मिलित शक्ति क्या होगा उसका। तो P = यानी कि कुल शक्ति, कुल शक्ति P बराबर P1 × P2 बटे P1 + P2 होता है। तो P1 का जो मान हमें दिया गया है और P2 का भी मान हमको दिया गया है। तो P1 का मान 60 और P2 का मान 40 बटे P1 60 + 40, 6 चौक 24 यानी कि 2400, अब बटे में 60 + 40 100। तो 0 0 कैंसिल, बचा यहाँ पर 24, यानी कि 24 वाट का जो कुल शक्ति क्या होगा उस पर लगेगा, जो कि हमें D नंबर ऑप्शन में दिख रहा था। हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या जगह, D नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अब कहता है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वह आता है V² यानी कि वोल्ट स्क्वायर बटे रेसिस्टेंट यानी कि प्रतिरोध। तो जो कि हमें C नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह 0 होता है, क्योंकि उस पर
कोई भी प्रतिरोध यानी कि रुकावट, उसे चालक की रुकावट में कोई भी प्रतिरोध नहीं रहता है, यानी कि शून्य के बराबर रहता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 9 का, यानी कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब कहता है एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो हम निकाल लेते हैं कि प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो सकती है प्रति सेकंड में। तो हमारे पास जो दिया गया है 10 नंबर का जो सवाल कहता है कि एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि आई हमको पहले दिया गया है, आई कितना दिया गया है 1 एम्पियर। और यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी ई इक्वल टू भी दिया गया है, ई का मान हमें 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, और तो प्रति सेकंड यानी टाइम 1 सेकंड, प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमें एक तरह से क्यू बराबर हम जानते हैं क्या होता है एन ई होता है, क्या होता है एन ई। तो हमें एन का मान चाहिए, क्या चाहिए एन का मान चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कितना प्रवाहित हो रहा है, एक तरह से हमें क्या चाहिए एन चाहिए। तो हम जानते हैं कि आई बराबर जो फार्मूला होता है, आई बराबर फार्मूला जो होता है वह होता है क्यू बाय टी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर एन ई बटे टी। तो आई बराबर जो हो गया वह हो गया एन ई बटे टी। अब जो हम सब का मान रख देंगे, तो सब का मान रखेंगे तो आई का मान हमें 1 एम्पियर दिया गया है, एन हमको निकालना है, गुना ई का वैल्यू 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम दिया गया है, और टी का जो मान है वह 1 सेकेंड है। तो अब जो है 1 गुना 1 है तो एन गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुना को नहीं गुना कर दिया हम। तो अब जो है इस यह गुना में है तो इधर आने के बाद भाग में, तो इधर बच जाएगा एन 1/1.6 गुना 10⁻⁻19। यह 10⁻⁻19 माइनस में है, तो हम इसे प्लस में करने के लिए इसे ऊपर भेज देते हैं। तो क्या जाएगा 10⁻19 बटे 1.6। अब दशमलव उड़ाएंगे तो 10 ऊपर में गुना में चला जाएगा। तो अब जो हो जाएगा ऊपर में n इक्वल टू 10⁻20 बटे 16। लेकिन हम जो यहाँ से 100 कॉमन यानी कि 10 की स्क्वायर क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो 10 की स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचा कितना 10⁻18। 10⁻18 बटे 16। अब 16 से हम 100 में भाग देंगे तो बच हो जाएगा 6.25 गुना 10⁻18। तो n का जो मान निकला हमें 6.25 गुना 10⁻18 निकला, जो कि हमारा क्या है बी नंबर ऑप्शन सही है। बी नंबर ऑप्शन क्या है हमारा सही है 6.25 गुना 10⁻18। अब कहता चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का जो मान होता है वह टॉर्क इक्वल टू एम गुना बी होता है। चूँकि सदिश रूप में है इसी कारण से सब पर जो है सदिश रूप यानी कि सदिश का चिन्ह वेक्टर सिंबल क्या है चढ़ा हुआ है। तो टॉर्क बराबर हो जाएगा एम गुना बी, जो कि हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या है सही है। अब कहता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है वह स्थिर होती है, क्या होती है स्थिर होती है यानी कि कांस्टेंट रहती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति नहीं बदलती है, कांस्टेंट रहती है। तो जो कि हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या है सही है। अब कहता है डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनमो का जो कार्य सिद्धांत रहता है वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनमो के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि हमें बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता है यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो
N1 N2 से बड़ा होगा, N2 N1 से बड़ा होगा, N1 इक्वल टू N2 होगा। और डी में कहता है कि N1 इक्वल टू 0 होगा। तो किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो होता है वह, मान लीजिए हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ये N2 यानी कि द्वितीयक सेल या N1 प्राथमिक सेल। तो जैसे ही हम N2 को N1 के सापेक्ष बड़ा करते हैं तो उसका V2 जो है V1 के सापेक्ष में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें N2 और N1 के ही में ही मान चाहिए, तो N2 जो होगा N1 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अब कहता है एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। एल आर परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है वह होता है प्रतिबाधा आर बटे रूट अंडर प्रतिबाधा यानी कि आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल जो होता है वह ओमेगा एल के बराबर होता है। क्या होता है, ओमेगा एल के बराबर होता है। इसी कारण से आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो ओमेगा एल का जो होल स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू आर बटे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, शक्ति एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक हो गया, जो कि हमें बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अब कहता है 16 नंबर क्वेश्चन में कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। तो यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई होगा तो धारा का जो वाटहीन घटक होगा वह आई साइन अल्फा होगा। क्या होगा, आई साइन अल्फा। अब कहता है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मूल माध्य मान और शिखर मान का अनुपात है। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल माध्य मान और शिखर मान का जो अनुपात होता है वह 1/√2 होगा। नहीं तो हम निकाल के बताते हैं कैसे होगा। शिखर का मान जो होता है, शिखर मान वह था I0 और वर्गमूल माध्य मान का जो मान तो आता I0 बटे √2। तो हमसे पहले पूछा है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान, यानी पहले वर्गमूल माध्य मान बोला गया। तो हम क्या रखेंगे, अनुपात में जब इसको लेंगे तो ऊपर जो हम रखेंगे वह रखेंगे वर्गमूल माध्य मान को क्या करेंगे, हम ऊपर रखेंगे माध्य मान, और बटे में जो है, बटे में शिखर मान को हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। शिखर मान को क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। तो वर्गमूल माध्य मान का जो मान है वह क्या, I0 बटे √2 बटे शिखर मान का जो मान है वह I0 है। हम बटे भाग को गुना में जो बदलेंगे क्या है, यह पलट जाएगा। तो 1/I0 से I0 कैंसिल, तो क्या हो गया, हमारा जो आंसर निकला 1/√2। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1/√2, जो कि हमें बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। जो कि हमें कितने नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही है, 1/√2। अब कहता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो पहला नंबर ऑप्शन कहता है n समानुपाती होगा BH के। बी नंबर ऑप्शन कहता है n स्क्वायर समानुपाती होगा BH के। तीसरा नंबर ऑप्शन कहता है n समानुपाती होगा B स्क्वायर H के। और चौथा नंबर ऑप्शन कहता है n स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, BH के। तो
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की दोलन की आवृत्ति अगर n है तो वह क्या होगी, n स्क्वायर यानी BH के समानुपाती होंगे। n स्क्वायर जो है BH के क्या होंगे, समानुपाती होंगे, जो कि हमें बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान जो होता है वह 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। सी नंबर ऑप्शन सही, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है वह परपेंडिकुलर होने के कारण क्या होता है, उसका मान 90 डिग्री हो जाता है। अब कहता है विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है वह होता है ई गुना बी के समांतर, ई गुना बी के समांतर। यहाँ पर सिर्फ बी के समांतर दिया गया, इसी का आंसर क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पर सिर्फ ई के समांतर दिया गया, इसी का आंसर क्या है, यह रॉन्ग है। यहाँ पर बी गुना ई यानी ई पहले नहीं दिया गया, इसी का आंसर क्या है, रॉन्ग। अगर मान लीजिए यही रहता ई गुना बी के समांतर तब ये सही हो जाता, लेकिन यह क्या है, बी गुना ई के समांतर, इसी का आंसर रॉन्ग है। हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या है, डी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अब कहता है एक उत्तल लेंस n = 1.5 को पानी n = 1.33 में डुबाया जाता है तब यह व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह, अपसारी लेंस की तरह, प्रिज्म की तरह, अवतल दर्पण की तरह। जब एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तब वह व्यवहार करेगा। अगर उत्तल लेंस है तो वह उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा, ना कि अपसारी लेंस की तरह। अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को, किसको कहते हैं, अवतल लेंस को, ना कि वह अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह ही क्या करेगा, व्यवहार करेगा। अब कहता है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो निम्नलिखित में जो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है वह है हीरा का, क्योंकि हीरा का सबसे अपवर्तनांक जो होता है वह सबसे अधिक होता है। इसी कारण से हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता है दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है को संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगी। तो समायोजन की फोकस दूरी होगी वह हम निकाल लेते हैं क्या होगी। देखिए कहता है दो लेंस जिनकी क्षमता, तो जिनकी क्षमता और डी है यानी कि P = जो है म्हणजे P1 है, क्षमता जो है -15 डायोप्टर, माइनस लगे रहने के कारण यह क्या है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। और P2 जो है +5D, प्लस लगे रहने का हम ये क्या समझते हैं कि यह कौन सा लेंस है, यानी कि इसकी प्रकृति क्या, उत्तल लेंस, क्या उत्तल लेंस है। तो अब जो हमें P निकाल लेते हैं तो संपर्कित से है, यानी कि संपर्कित में रखा गया तो P = हो जाएगा P1 + P2, P1 + P2 तो -15 + 5 क्या आ जाएगा, -10 डायोप्टर। लेकिन हमसे पूछा गया है कि दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है को संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी हमसे पूछा गया, तो P = जो होता है वह था 1/f, यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, f निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, f। तो f बराबर हो जाएगा 1/p। तो 1/p का मान हमें दिया गया -10 डायोप्टर, यानी कि डायोप्टर जो हमें रहता है किस में रहता है, मीटर में रहता है। किस में रहता है, मीटर में। तो हम इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना कर देंगे तो 10 नहीं का 100 तो -10 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर निकल गया वह क्या निकल गया, -10 सेंटीमीटर। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर।
मीटर, जो कि हमें बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। अब कहता है सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। तो सामान्य समायोजन के लिए जो खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है वह तो -F0/F, जो कि हमें ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा क्या आ जाएगा, -F0/FE। अब कहता बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। तो बेलनाकार लेंस का जो व्यवहार किया जाता है वह जरा दृष्टि, यानी कि बेलनाकार का जो होता है, हाँ, बेलनाकार लेंस का जो व्यवहार किया जाता है वह दूर किया जाता है एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए। किसको, एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए। एस्टिग्मेटिज्म को दूर किया जाता है। ये जो इंग्लिश नेम है, क्या है, इंग्लिश नेम, इसको हिंदी में जो हम कहते हैं उसे अबिंदुकता कहते हैं। अबिंदुकता जो हम पढ़े हैं, क्या है, हम पढ़े हैं। तो कहता है बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के, आँख के उस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है, कौन से दोष को दूर करने के लिए। तो एस्टिग्मेटिज्म इंग्लिश नेम है और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। तो हमारा जो सही आंसर जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अब कहता है 26 में प्रकाश के रंग का कारण है। तो प्रकाश के रंग का जो कारण होता है वह उसकी आवृत्ति होता है। कौन होता है, आवृत्ति, जो कि हमें ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आवृत्ति। अब कहता है 27 में एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो न्यूनतम विचलन कोण जो होता है n-1 इंटू ए, n-1 इंटू ए, जो कि हमें बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है गोलाकार, बेलनाकार, समतल, वृत्ताकार। तो किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र जो होता है वह गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार, यानी गोल के आकार की तरह होता है। आपका तो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। तो सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है वह सतत होता है। कैसे होता है, सतत होता है, यानी ए नंबर ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। अब कहता है लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। तो लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की जो ऊर्जा होती है वह होती है hc/λ, hc/λ, जो में बी नंबर ऑप्शन क्या है, दिख रहा है। अब कहता है 31 में कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे कहते हैं। तो उसे हम अर्ध आयु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। अब कहता है ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। कि ताप बढ़ने से जो अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो 32 का बी नंबर क्या है, ऑप्शन सही है। अब कहता है नैंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है। तो नैंड गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है, हम पहले बताते कि नैंड गेट का सिंबल कैसा होता है। तो नैंड गेट का सिंबल जो होता है वह ऐसे होता है, ऐसे होता है। यानी मान लीजिए हम इसको ए इनपुट मान लेते हैं और इसको बी इनपुट मानते हैं, यानी कि ए और बी को इनपुट के रूप में दे रहे हैं। तो वाई आउटपुट के रूप में क्या था, बाहर निकलता। और वो भी कैसे, तो इसका व्यंजक जो हो जाएगा वह ऐसे हो जाएगा ए डॉट बी पर रैकरिंग, ए डॉट बी पर रैकरिंग। यही हमारा क्या है, बूलियन व्यंजक। यह हमारा क्या है, बूलियन व्यंजक है। यह हमारा क्या है, बूलियन व्यंजक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा,
y इक्वल टू ए डॉट बी पर रेकरिंग। तो y इक्वल टू ए डॉट बी पर रेकरिंग हमें डी नंबर ऑप्शन में दिखा है। यहाँ ए प्लस बी कर दिया गया, यहाँ ए डॉट बी है लेकिन इस पर क्या है, रेकरिंग नहीं है, यहाँ पर ए प्लस बी है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही है, y इक्वल टू ए डॉट बी पर रेकरिंग। अब कहता आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक होता है। तो आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक जो होता है वह 0 से 1 के बीच होता है। कितना, 0 से 1 के बीच होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 0 से 1 के बीच, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अब कहता है कि पृथ्वी के किस स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है 245 मीटर, 245 किलोमीटर, 56 किलोमीटर और 112 किलोमीटर। तो हम जो है इसे निकाल लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में जो कहता है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है। तो पृथ्वी जो बोला, तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है, पृथ्वी की त्रिज्या बराबर यानी कि आर बराबर जो होता है 6400 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 6400 किलोमीटर। और एच यानी कि हमें एक तरह से ऊंचाई यानी दूरी भी दिया गया है, सॉरी ऊंचाई भी दिया गया, कितना ऊंचाई कितना दिया गया, 245 मीटर। ये मीटर में हम इसको क्या करते हैं, किलोमीटर में देते हैं। मीटर को किलोमीटर में क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। तो क्या होगा हमारा, किलोमीटर। अब हमें डिस्टेंस यानी कि दूरी चाहिए, डी चाहिए हमें, क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, डिस्टेंस, अर्थात डी इक्वल टू एक फार्मूला आता है √2HR, 2HR। तो रूट अंडर में 2 गुने एच का मान हमें दिया गया 245 बटे 1000 गुना आर का मान हमें दिया गया कितना, 6400 है। कितना है, 6400। तो यहाँ पर कटने वाला तो काट देंगे, 2 0 2 0 कैंसिल। अब जो है ये दोनों का हम क्या करेंगे, 245 गुना 64 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 1 9, 2 दूनी 4 गुना 64। तो अब जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1000, यहाँ पर 1000 होगा, 1000 कितना होगा, 1000। क्योंकि यहाँ पर 1000 हम 100 ही लिखे थे, तो यहाँ पर 1000 होगा। तो यहाँ पर 2 0 2 0 कैंसिल, यहाँ पर 10 अभी बचा हुआ है। कितना बचा है, 10 बचा हुआ है। तो 10 हम क्या करेंगे, अभी हम 5 काट देते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 9 45। तो 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर बच गया क्या, 49 गुना 64, 49 गुना 64 बचा। तो 49 गुना 64 बचा, तो इसको गुना करेंगे। तो 49 गुना 64 का हम जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह गुना करने पर जाता है वो आता है 31 36 आता है। क्या आता है, 31 36 आता है, जो 56 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 56 का स्क्वायर है। क्या, 31 36 यानी 31 36 हम यहाँ पर लिख देंगे गुना करने पर। और यह 56 का जो स्क्वायर, तो 56 को 2 बार लिख देंगे। तो 56 को 2 बार लिखने पर क्या, एक बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा किलोमीटर में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो डी बराबर जो हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू जो हो गया 56 किलोमीटर। तो हमारा जो आंसर निकल गया कि पृथ्वी के किस स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह 56 किलोमीटर तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 56 किलोमीटर तक पहुंचेगा। तो हमारा जो आंसर हो गया, क्या हो गया, 56 किलोमीटर हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।